हेलो दोस्तों, अशोका पीसीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है कल पैटर्न के बारे में पढ़ रहे थे और हमने आपसे वादा भी किया था कि अगली वीडियो जो होगी वो यूपी पीसीएस के सिलेबस से संबंधित होगी, यानी पाठ्यक्रम से संबंधित होगी। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इसी विषय पर बात करेंगे और यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट जो है यूपीएससी यानी आईएएस का जो सिलेबस है उसी से मिलता जुलता है। बस आप वहाँ पे वैकल्पिक विषय के लिए पढ़ते हैं और यूपी पीसीएस ने 2 साल पहले ही वैकल्पिक विषय को हटा दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग जो है प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और क्या समझने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं क्या है पाठ्यक्रम इसका। तो जो भी अभ्यर्थी नए हैं, जिन्होंने आज तक जो है यूपी पीसीएस का या कोई भी सिविल सेवा परीक्षा है जिसके बारे में आज तक सुना ना हो, मतलब नाम जानते हो लेकिन उसकी तैयारी कैसे की जाती है, उसका पाठ्यक्रम क्या होता है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने पूरा पैटर्न बताया था कि परीक्षा किस तरह से होती है। ठीक है, पैटर्न मतलब प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, इंटरव्यू में क्या होता है और मेंस में कितने पेपर होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ डिस्कस कर दी थी। आज हमारा फोकस क्या है, पाठ्यक्रम का। ठीक है, पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। सिलेबस, ठीक है, तो सिलेबस आज हम लोग देखेंगे। तो आज हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लोग क्या करेंगे, केवल प्रारंभिक परीक्षा देखेंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि आप प्रारंभिक परीक्षा ही नहीं निकाल पाओगे, उसी को ढंग से नहीं पढ़ पाओगे तो आप मुख्य परीक्षा में कैसे बैठोगे। तो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं पाठ्यक्रम क्या है। तो मैंने कल आपको बताया भी था कि प्रारंभिक परीक्षा में कितने पेपर होते हैं, 2। ठीक है, यानी पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 होता है सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और जो पेपर 1 होता है उसको हम लोग जीएस बोल देते हैं सामान्यतः। और वो पेपर आपका जो है मेनली जीएस कह सकते हो, जनरल स्टडी, या कह सकते हो सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन का पेपर होता है जिसमें आपके अलग अलग विषय यानी मोस्टली 6-7 विषय से प्रश्न आते हैं। जैसे भूगोल हो गया, ठीक है, इतिहास, जो आप जानते भी होंगे, कई अभ्यर्थी जानते भी होंगे। ये मैं उनके लिए इतना बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं। ठीक है, इतिहास, भूगोल, विज्ञान। अब विज्ञान में रसायन विज्ञान, फिजिक्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती, कक्षा 10 स्तर की। ठीक है, कक्षा 10 स्तर की ही जो है विज्ञान पूछी जाती। बायोलॉजी थोड़ी सी डीप जा सकते हैं, साथ में इसी में टेक्नोलॉजी जुड़ जाती है, नए विषय यानी करंट अफेयर से संबंधित। तो भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, इकोनॉमी यानी आर्थिक या अर्थव्यवस्था कह सकते हो। ठीक है, अर्थव्यवस्था कह सकते हैं इसको, अर्थव्यवस्था। ठीक है, फिर इसका राज्य व्यवस्था हो गया। तो ये सारे विषय हैं। ठीक, इसके अलावा पर्यावरण हो गया आपका। तो ये मोटे मोटे विषय हैं, लेकिन आपको भूगोल में क्या पढ़ना है, यानी यूपी पीसीएस ने अपने भूगोल के सिलेबस में क्या लिखा है वो भी तो जानना जरूरी है। आप भूगोल में क्या पढ़ने जा रहे हो, ऐसा तो नहीं कि आप पढ़ रहे हो यूपी पीसीएस का और फोकस आपका कहाँ है, झारखंड के किसी भूभाग पर। पढ़ना वो भी जरूरी है, लेकिन उत्तर प्रदेश पीसीएस आप पढ़ रहे हो तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के भूगोल पर। हमें ऐसा नहीं है कि छोड़ देना झारखंड, लेकिन आप झारखंड के विशेष या गहन तरीके से अध्ययन करने लगोगे तो फिर आप यूपी पीसीएस में नहीं पढ़ रहे हो, अब फिर आप झारखंड पीसीएस में चले जाओगे। तो हमें कहाँ क्या पढ़ना है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो भारत, अब इसी तरह यूपी पीसीएस अगर पूछ रहा है तो आपको भारत का संदर्भ ज़्यादा होना चाहिए। आप ऐसा तो नहीं कि अमेरिका के बारे में ही सारा भूगोल जान रहे हो, भारत के बारे में कुछ जान ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो कई सारे अभ्यर्थी जो नए होते हैं या 2-2, 3-3 साल तक तैयारी कर रहे होते हैं, वो उनका जो रास्ता होता है, ठीक है, रास्ता कह सकते हो या वे होता है, पढ़ने के जो तरीके होते हैं वो कहीं ना कहीं उसकी डायरेक्शन गलत तरीके से जा रही होती है, और यही जो है, यही डायरेक्शन आपकी असफलता का कारण बन जाता है। ठीक है, तो असफलता का कारण क्या है, गलत डायरेक्शन में चलना। तो सही डायरेक्शन क्या है, आपको पाठ्यक्रम बताता है। पाठ्यक्रम समझ लिया तो आपने डायरेक्शन को समझ लिया कि हमें कैसे कैसे चलना है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो समझते हैं। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कौन कौन से विषय हैं। और मैंने कल बताया था कि इसमें पेपर 2 होते हैं, जीएस यानी पेपर 1 जीएस का और पेपर 2 सीसेट का। सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग का मतलब आपको 100
क्वेश्चन 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं, जिसमें से आपको केवल 33 प्रश्न कट पिट के सही होने चाहिए आपके। जैसे आपने मान लीजिए 100 में से 53 प्रश्न अटेम्प्ट किए, ठीक है, 53 प्रश्न में से आपके गलत हो गए मान लीजिए 15, तो 15 यानी 15 गलत हुए तो आपके 5 सही वाले भी जाएंगे, तो टोटल 20 प्रश्न आपके कटेंगे। तो जैसे 20 कटेंगे तो आपके कितने प्रश्न आंसर आ जाएंगे, 33 प्रश्न सही हो जाएंगे। तो अगर आपने 53 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए यानी 53 क्वेश्चन ही सॉल्व किए और उसमें से आपने 15 गलत कर दिए, तो आपके 15 गलत होने के कारण 5 सही वाले, जो आपके 5 सही थे वो भी चले जाएंगे, तो आपके कट पिट के 33 नंबर यानी 33 क्वेश्चन ही बचेंगे, आप पास तो हो जाओगे। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए कि आपको वही प्रश्न करने चाहिए जो आपको आते हों या सही पता हो, ठीक है। मोस्टली जो है एस्पिरेंट्स 100 में से CSAT में लगभग 70, 75, कुछ अच्छे अभ्यर्थी होती है तो 80, 85 इस तरह के प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं। तो नॉर्मली देखिए इसमें घबराना नहीं है, CSAT UP PCS का स्पेशल सरल होता है, तो थोड़ी सी तैयारी में आपकी चीज़ें निकल जाएंगी। मेन आपको फोकस करना GS 1 में यानी पेपर 1 में, यहीं पे आपको मतलब कि आपकी कट ऑफ, आपका रिजल्ट यही तय करेगा पेपर 1। यहाँ तो आपको सबके लिए बराबर है, 33% नंबर सभी को लाने हैं। यहाँ पे ना तो आपको रिजर्वेशन का लाभ मिल सकता है, ना कोई स्पेशल आपको फ़ायदा मिलेगा, यहाँ सारे लोग बराबर हैं। तो 33% नंबर के लिए आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि बस 33% नंबर लाने हैं। तो UP PCS का मैंने बताया कि सरल होता है, तो आपको इतना ज़्यादा मतलब डरना भी नहीं है, घबराना भी नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं पेपर 1 यानी जो GS है उसका पाठ्यक्रम क्या है उसको समझते हैं। तो समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा, ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 में हम लोग मुख्य परीक्षा के बारे में बात करेंगे। यहाँ पार्ट 1 समझ लीजिए ताकि समझ में आ जाए कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछता है UP PCS। तो पहले ही उसने क्या दिया, पहला पॉइंट कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। समसामयिक घटना का मतलब करंट अफेयर। करंट अफेयर यानी जो आप न्यूज़ डेली देखते हो, पढ़ते हो। मैं एक वीडियो अलग से लेके आऊँगा कि करंट की न्यूज़ कैसे पढ़ी जाती है UP PCS के लिए स्पेशली, और कौन सा अखबार पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है UP PCS यानी जो लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश का, उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हो रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हो रही हैं समय समय पर होती है, जैसे कोई रिपोर्ट आ गई, जैसे हमारी जो है पत्रकारिता स्वतंत्रता संबंधित रिपोर्ट आती है जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी की जाती है। तो इस तरह की घटनाएं आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं होती हैं तो मैं समय समय पर आपको अपडेट करता रहूँगा कि UP PCS में कौन सी घटनाएं इंपॉर्टेंट है, या एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि किस तरह से अखबार पढ़ें ताकि आपकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं आपकी परीक्षा के उद्देश्य से आपके पास इकट्ठा हो जाएं या आपके पास पता चल जाए आपको, ठीक है। तो पहला जो है पहला बिंदु क्या हो गया, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का। फिर दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है भारत का इतिहास, ध्यान रखिएगा भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब भारत का इतिहास का मतलब क्या हुआ, प्राचीन से लेकर के आधुनिक काल तक का इतिहास, ठीक है। अब ये आप कैसे तय करोगे कि हमें प्राचीन में ज़्यादा फोकस करना है कि आधुनिक में फोकस करना है। इसके लिए मैंने कल भी बताया था कि PYQ पर फोकस करो। PYQ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा प्राचीन से ज़्यादा प्रश्न आते हैं कि आधुनिक से आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको अपने तरीके से, क्योंकि आप एक सिविल सेवा या सिविल सेवक बनने जा रहे हो, तो अपने आपको ही इतना अच्छा तरीके से खोजो या अपने तरीके से जो एनालाइज करो पेपर को, PYQs को। आप दूसरे के भरोसे मत बैठो कि YouTube में बता देगा तो हम कर लेंगे। खुद करोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो पहले मैंने आपको बताया कि भारत के इतिहास से क्या आशय हुआ, प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक का इतिहास, ठीक है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई 1857 के बाद से मुख्यतः, ठीक है। 1857 के बाद से लेकर के 1947 तक जो घटनाक्रम हुए हैं, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उस संदर्भ में भी आपको इतिहास जानना जरूरी है। अब ये अलग से लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपको फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट इन्होंने दे दिया एक सब पॉइंट कि भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। इन्होंने यहाँ हाईलाइट भी कर रखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा है कि सामाजिक
आर्थिक एवं राजनैतिक पक्ष। अब राजनीतिक पक्ष का मतलब कौन सा राजा कब आया कब गया। आर्थिक का मतलब उस राजा के कालखंड में वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, वो सारी चीज़ें देखनी है। इसी संदर्भ में आपको आधुनिक संदर्भ में भी देखना है कि अंग्रेजों के समय में भारत में राजनीतिक शक्तियाँ किस तरह से काम कर रही थी, अंग्रेजों का क्या राजनीतिक शक्तियाँ थी भारतीय संदर्भ में, और अंग्रेजों के द्वारा जो सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ किस तरह से बदली गई, किस तरह से प्रभावित की गई, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। तो आपको एक सीक्वेंस बाई सीक्वेंस पढ़ना होगा। और मैंने आपको कल भी बताया था कि ये पाठ्यक्रम जैसे ही आप जान जाओगे तो NCERT पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, NCERT आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। हालांकि हमारा प्रोग्राम है अशोका IAS, जो हमारा मुख्य चैनल है, उसमें हमारी NCERT सीरीज चलना शुरू हो गई है। ठीक है, कुछ चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ा चुके हैं भूगोल से संबंधित, और अब नई NCERT सीरीज फिर से शुरू की है हमने, जहाँ पे हम लोग इतिहास से ही शुरू कर रहे हैं। तो वो उस चैनल को भी आप जुड़ जाओगे तो आपको फ़ायदा ही है, क्योंकि IAS और PCS कोई अलग नहीं है, केवल थोड़ा सा अंतर कह सकते हो कि ये जो है प्रांतीय सिविल सेवा है या राज्य स्तरीय सिविल सेवा है, और जो UPSC है वो भारतीय या कह सकते हो केंद्रीय स्तर की जो है सेवा है, या अखिल भारतीय सेवा कह सकते हो उसको। ठीक है, तो पढ़ना वही चीज़ है। ठीक, दूसरा बोला संक्षिप्त दृष्टिकोण। यहाँ तो व्यापक दृष्टिकोण बोल रहा है, यहाँ संक्षिप्त दृष्टिकोण क्या रखना है, स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है। सामान्य जानकारी, विशेष जानकारी नहीं चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा घुस के पढ़ने लगो। साफ साफ UPPCS के सिलेबस में लिखा है सामान्य जानकारी। ठीक है, तो ज़्यादा PhD करने की जरूरत नहीं है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी घटना कब हुई है, उस घटना का क्रम क्या था, उस घटना के पीछे कारण क्या थे, इतना थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। और मैंने पहले भी बताया कि PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको सारी जानकारी या कुछ अनुभव हो जाएगा कि आपको पढ़ना किस दिशा में है। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वो भारत एवं विश्व का भूगोल है। मैंने इतिहास की बात कर दी, अब पाठ्यक्रम में तीसरा पॉइंट है वो भूगोल से संबंधित है। तो आपको भारत का भूगोल तो पढ़ना ही है, साथ में विश्व का भूगोल भी पढ़ना होता है। तो विश्व के भूगोल में सामान्य समझ होनी चाहिए। सामान्य समझ का मतलब, भाई अमेरिका है, तो अमेरिका किस कॉन्टिनेंट में है, उसकी बाउंड्री कितने देशों से लगती है, उसके आसपास के कौन कौन से समुद्र हैं, ये कह सकते हैं कौन कौन से खाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं अमेरिका वगैरह में। तो ये सामान्य जानकारी, सामान्य समझ होनी चाहिए विश्व भूगोल में। ठीक है, और भारत के भूगोल के संदर्भ क्या है कि भारत के भौतिक मतलब फिजिकल, सामाजिक और आर्थिक भूगोल की समझ होनी चाहिए। तो भारत के संदर्भ में थोड़ा सा व्यापकता होनी चाहिए कि आपके पास भौतिक जानकारी भी हो, यानी नदी, पर्वत, पहाड़ ये कहाँ है, और भूगोल किस तरह से सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बदलता है, या भूगोल किस तरह से सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालता है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे पर्वत में, अगर पर्वत होगा तो पर्वत में रहने वाले जो आदिवासी समुदाय होंगे या वहाँ का जो समाज होगा वो किस तरह से होगा। तो भूगोल से जोड़ करके समाज को और आर्थिक गतिविधियों को भी पढ़ना है। ठीक है, जब आप देखो PYQ देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा, और जब हम एक सीरीज शुरू करेंगे PYQ की तो वहाँ भी आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो भूगोल के संदर्भ में क्या पढ़ना है, विश्व का भूगोल यानी सामान्य समझ, और भारत का भूगोल। चौथा पॉइंट है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, यानी ये जो पॉइंट है ये पॉलिटी का है। यानी ये पॉलिटी जो अक्सर हम लोग सुनते हैं ना, लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़िए, तो पॉलिटी पढ़ने से पहले आपको पाठ्यक्रम तो समझ लेना चाहिए कि क्या पढ़ना है हमको। तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी एवं शासन का मतलब गवर्नेंस। तो इसमें क्या पढ़ना होता है, इसमें संविधान, राजनीतिक व्यवस्था मतलब हमारा जो है संसद कैसे चल रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं, तो ये राजनीतिक व्यवस्था आपको पढ़नी है। साथ में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का जो हमारे ग्राम और जो लोकल, देखिए ग्रामीण क्षेत्र के जो भी बच्चे होंगे वो प्रधानी के चुनाव तो नॉर्मली जानते हैं, तो प्रधानी का चुनाव हो गया, पंचायत का चुनाव हो गया, तो वो सब यही व्यवस्था पढ़नी होती है आपको पंचायती राज में। ठीक है, फिर लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी पढ़नी है आपको, जैसे आयुष्मान भारत एक जो स्कीम आई तो उसमें किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसके अलावा अलग अलग एक्ट बनते हैं समय समय पर, तो उनके संदर्भ में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो लोक नीति हो गई। इसके अलावा अधिकार संबंधी मुद्दे जैसे विषय शामिल है। अधिकार संबंधी मुद्दे जैसे बहुत सारे अधिकार आते हैं ना, मतलब कुछ का हमें फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार मिले हुए हैं, कुछ हमें कानूनी अधिकार मिले गए हैं, जैसे मत यानी मतदान देने का अधिकार कैसा अधिकार है,
तो इस तरह के जो अधिकार है वो भी इससे संबंधित जो मुद्दे होते हैं ये भी आपको पॉलिटी में पढ़ने होंगे। और दूसरा पॉइंट बोल रहा है राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, आर्थिक नीति एवं या और भारतीय संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करना अपेक्षित है। मतलब उनका मेन फोकस कहाँ पे है? राजनीतिक व्यवस्था पे, पंचायती राज पे, सामुदायिक विकास पे। सामुदायिक मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है, किसी एक समुदाय का विकास करना। मान लीजिए भारत में कई कम्युनिटियाँ रहती हैं, तो कुछ कम्युनिटी अगर पीछे है तो उनका विकास भी जरूरी है ना। आर्थिक नीति यानी हम अपनी राज्य व्यवस्था में किस तरह से आर्थिक नीतियाँ बनाते हैं जिससे सभी को लाभ हो। फिर भारतीय संस्कृति पर ध्यान, तो ये सारी चीज़ें फोकस्ड होनी चाहिए आपके पाठ्यक्रम में। मतलब जब आप पॉलिटी पढ़ो तो उन्होंने एक ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ विषय अलग से डाल दिए कि ये विषय नहीं छूटने चाहिए आपके, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, आई थिंक आप पॉलिटी का सिलेबस समझ गए होंगे। अगला है आर्थिक एवं सामाजिक विकास। आप कहोगे सर ये क्या है? तो ये है इकोनॉमी। आप नॉर्मली सुनते हो ना कि इकोनॉमी पढ़नी होती है, तो इंडियन इकोनॉमी पढ़ने के लिए आपको आर्थिक और सामाजिक विकास पढ़ना होता है। तो सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी, भुखमरी जिसको कह सकते हो, गरीबी, ये सब उसी मुद्दे आ जाते हैं। गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी। अब ये सब शब्दावलियाँ आप जो है सर्च कर करके देखो क्या होती है, और जो ना समझ में आए तो आप कमेंट भी कर सकते हो, तो मैं अगली वीडियो में ये सारी शब्दावली आपको समझा दूंगा, ठीक है। सामाजिक क्षेत्र की पहल, तो ये सारे विषय आपको पढ़ने होते हैं। जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण के बीच समस्याओं और संबंधों पर ध्यान केंद्रित करें। अलग से एक पॉइंट दे दिया कि जनसंख्या संबंधी मुद्दे आपको प्री में दिखेंगे। जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालो तो उन्होंने 2011 के जो जनसंख्या वाले आंकड़े हैं वो 2025 तक भी पूछे हैं, ठीक है। 2025 का आप देखोगे प्री का पेपर, तो आपको वहाँ पे भी 2011 का जो जनगणना है, सेंसस है, उसके आंकड़े यहाँ 2025 से पूछे जा रहे हैं। तो वो क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि ये इन्होंने ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे कि जनसंख्या संबंधी मुद्दे हो गया, पर्यावरण संबंधी मुद्दे हो गया, शहरीकरण यानी जो हमारी सिटी में बहुत ज़्यादा जो है अर्बन लोग बस रहे हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र से आकर लोग शहर में बस रहे हैं, तो वही होता है शहरीकरण। तो उनके बीच समस्याओं और संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना है। भाई किसी भी शहर में अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उससे बहुत सारी समस्याएं होंगी, तो वो सारे विषय आपको जोड़ के पढ़ने इसमें इकोनॉमी में, ठीक है। तो आप पढ़ना शुरू करो, और पढ़ने से पहले PYQ। तो आपका देखिए पहला मैंने काम बताया पैटर्न आपको, और दूसरा आज मैं बता रहा हूँ पाठ्यक्रम, और तीसरा मेरा फोकस होगा आपको PYQ दिखाना, ठीक है। तो आप लोग बने रहोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। जो छठवां पॉइंट है हमारा वो पर्यावरण से संबंधित है। इकोनॉमी हमने समझ लिया, पॉलिटी समझ लिया, ज्योग्राफी यानी भूगोल समझ लिया, और इतिहास समझ लिया, और साथ साथ करंट अफेयर समझ लिया। तो 5 पॉइंट हम लोगों ने GS1 पेपर संबंधित समझ लिए हैं। जो छठवां पॉइंट है दोस्तों वो पर्यावरण और पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय। सामान्य विषय ध्यान रखना, कोई विशेष विषय नहीं है। जैसे यहाँ पे इतिहास में इन्होंने लिखा था विशेष, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने लिखा था विशेष ध्यान देना जरूर। यहाँ पे देखो आप, विशेष ध्यान देना होगा किस पे? इतिहास के संदर्भ में। लेकिन जो पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं उनमें आपको सामान्य विषय की समझ होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा घुसना भी नहीं है, क्योंकि आप PhD करने नहीं जा रहे, ठीक है। नॉर्मली आपको प्री निकालना है, लेकिन हाँ जो भी पढ़ो तो उसको सटीक तरीके से आप PYQ देखोगे तो ही समझ पाओगे। ऐसे कुछ भी पढ़ते रहोगे तो आप, मैंने बताया ना शुरू में कि गलत डायरेक्शन यही होती है कि आपने PYQ नहीं देखा, पाठ्यक्रम नहीं समझा, तो आपकी डायरेक्शन तुरंत गलत दिशा में चली जाएगी। तो सही दिशा में चलने के लिए आपको पाठ्यक्रम और PYQ को हमेशा साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सामान्य विषय किससे संबंधित? पर्यावरण और पारिस्थितिकी संबंधित सामान्य विषय, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दे होने चाहिए। इसमें इन्होंने सब पॉइंट डाल रखा है। विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। देखो मैंने वही बात ऊपर बोली थी, इन्होंने लिखी भी हुई है, ठीक है, कि विषय की विशेषज्ञता नहीं चाहिए। आपको PhD नहीं करना है, ना आपको विशेषज्ञ बनना है, आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों से विषय की सामान्य जानकारी अपेक्षित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पर्यावरण से संबंधित जो भी विषय हैं वो आपको सामान्य, आप न्यूज़पेपर जब पढ़ोगे तो आपको चीज़ें जो भी न्यूज़ में आती है उसको सामान्य तरीके से, अब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है आप डीप में चले गए, क्योंकि आप रिसर्च नहीं कर रहे हो, आपको परीक्षा पास करनी है, ठीक है। तो पर्यावरण संबंधी सामान्य विषय हो गए, तो उसमें भी जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, ये 2 विषय महत्वपूर्ण है। जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, और जैव विविधता संबंधित भारत सरकार का बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण एक्ट भी है 2002 का, ठीक है। तो जब हम लोग पढ़ाते हैं तो 2002 को एक्ट को विशेष ध्यान रखते हैं जैव विविधता के संदर्भ में, ठीक है।
तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। इस लास्ट जो है इसका पॉइंट है वो है विज्ञान, या कह सकते हो साइंस, जनरल साइंस जिसको बोलते हैं। ये कक्षा 10 के स्तर की होती है, लेकिन कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से और उच्च लेवल के हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः आपको कक्षा 10 तक का जो विज्ञान है उसी से संबंधित प्रश्न आते हैं, लेकिन साथ में करंट के भी प्रश्न जुड़ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो करंट से जुड़े हुए मुद्दे आपको नहीं छोड़ने हैं, इसलिए ध्यान रखना कि कक्षा 10 प्लस करंट का मुद्दा। तो यहाँ देखो लिखा भी होगा, सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव, मतलब जो डेली आप देखते समझते हो वो अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे। ठीक है, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। मतलब विज्ञान संबंधित का मतलब है कि अगर आप सही से पढ़े लिखे हैं तो उतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पीसीएस में आए हैं। टमाटर के रंग लाल होने के पीछे क्या कारण है, तो आप डेली देखते हो ना टमाटर, तो आपको डेली दैनिक अनुभव होने चाहिए। जैसे भिंडी हरी क्यों होती है, करेला कड़वा क्यों होता है, तो उनमें कुछ ना कुछ रासायनिक या वैज्ञानिक तत्व होते हैं। ठीक है, तो उनसे संदर्भित आपको वो विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। तो विज्ञान संबंधित सामान्य जानकारी कक्षा 10 तक अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी बीच बीच में। ठीक है, एनसीईआरटी ही मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ोगे प्लस पीवाईक्यू यानी प्री के, क्योंकि प्री के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो प्री के पीवाईक्यू देखने जरूरी हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्री का GS1 का सिलेबस। तो GS1 में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा करंट। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, करंट। सामान्य मतलब आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें पता होनी चाहिए। ठीक है, एक साल तक का करंट अफेयर नॉर्मली पूछते हैं, तो आप एक साल तक का समझ के चलिए। दूसरा आपका हो गया जो है इतिहास। ठीक, तीसरा हो गया आपका भूगोल, भूगोल के संदर्भ में हमने बात की। चौथा आपका हो गया पॉलिटी कह सकते हो या राज व्यवस्था कह सकते हो। पांचवा हम लोगों ने देखा क्या, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में ही बात करेंगे, क्योंकि हम भारत में ही रह रहे हैं तो हम अमेरिका की इकोनॉमी नहीं देखने वाले। हाँ, कहीं कहीं तुलना के रूप में देख सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी हमें मुख्यतः किसकी पढ़नी है, भारत सरकार की या भारत की। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना होता है, तो इकोनॉमी हो गया। इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हो गए, और पर्यावरण में दो चीज़ आपको मैंने बताई, जैव विविधता और साथ में क्या बताया था, जलवायु परिवर्तन। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें विशेष जानकारी आपको नहीं चाहिए। नॉर्मली जो आप अखबारों में पढ़ते हो और कुछ बेसिक मुद्दे होते हैं वो पढ़ने होते हैं। ठीक है, और इसमें मुख्य खेल आपका जो है मुख्यतः जो है करंट अफेयर का ही होता है। और आई थिंक 6 हो गए, और 7वां हो गया आपका विज्ञान या सामान्य विज्ञान, और इसमें भी आपको डेली जो अनुभव करते हो चीज़ें उनसे संबंधित चीज़ें आपको पढ़नी है। तो आई थिंक आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक नोट दिया होता है, यूपी पीसीएस ने अपने जो है सिलेबस के बाद नोट भी दिया है कि अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में उपयुक्त विषयों के बारे में समान जानकारी हो। यानी जब आप विज्ञान पढ़ रहे हो तो उत्तर प्रदेश संबंधित कोई विज्ञान की पहल शुरू की गई हो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो वो आपको पता होना चाहिए। पर्यावरण के संदर्भ में जैसे कि उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कितने रामसर स्थल हैं, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको विशेष जानकारी जब भी आप पढ़ो तो उत्तर प्रदेश का स्पेशल जोड़ते जाओ। ठीक है, क्योंकि आप यूपी पीसीएस दे रहे हो तो आपको उत्तर प्रदेश की थोड़ी जानकारी स्पेशल होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया GS1 का पूरा पाठ्यक्रम। अब थोड़ा देख लेते हैं CSAT का, जो हमारा सामान्य अध्ययन या प्रश्न पत्र 2 बोलते हैं। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है CSAT। तो इसमें क्या होता है, गणित, दूसरा होता है जनरल इंग्लिश, और तीसरा होता है सामान्य हिंदी। तो ये 3 विषय आते हैं, और गणित में ही मुख्यतः जो है रीजनिंग भी जुड़ जाती है। तो ध्यान रखना, रीजनिंग को जो है अलग से नहीं देखना है, इसी में इन्होंने जोड़ दिया। जैसे प्रारंभिक गणित में अंक गणित से संबंधित विषय आएंगे। अब आप इसको देखिए, समझ लीजिए, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम हो गया, प्राकृतिक। अब नंबर सिस्टम में हमको क्या क्या पढ़ना होता है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय अपरिमेय एवं वास्तविक यानी जो है रियल नंबर्स, पूर्णांक यानी होल नंबर्स, इनके विभाजक और अविभाज्य पूर्णांक संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स,
ठीक है, ये कंपोजिट नंबर्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। तो ये आपकी कक्षा 10 स्तर तक की मैथ होती है। तो अंकगणित संबंधित जो विषय होंगे आप एक बार इसको देखिएगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, तो इतना घबराना भी नहीं है। लेकिन हाँ, हमें इस पर ये भी नहीं सोचना है कि यार इसको पढ़ना ही नहीं है। आप अभी अगर शुरू कर रहे हो तो आप हफ्ते में 2 दिन इसके लिए निकाल सकते हो, जो मेरी समझ है। अगर आप चाहो तो साथ, क्योंकि कई बार कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी मैथ बिल्कुल ही कमज़ोर होती है। जो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भी मैथ बहुत कमज़ोर होती है। तो मैं तो उनको डेली सलाह दूंगा कि कम से कम 1 घंटे डेली इसको दीजिए मैथ्स को। लेकिन जिनकी मैथ अच्छी है तो मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि हफ्ते में 2 दिन आप 1 घंटे 1.5 घंटे इस पर दिया कीजिए, 1 से 1.5 घंटे, ठीक है। तो आपकी जो है CSAT आराम से निकल जाएगा। तो अंकगणित संबंधित विषय हो गए, बीजगणित, यानी जो A+B का होल स्क्वायर पढ़ते हो ना आप, कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हो, तो बीजगणित संबंधित मुद्दे आपके टॉपिक्स हो गए, ठीक है। अब इसमें ये सारे लिखे हैं, बहुपदों का लघुत्तम समापवर्तक, वही LCM, महत्तम समापवर्तक, SCF, उनमें संबंध, शेषफल प्रमेय, सरल युग्मत समीकरण, मतलब आप जो इक्वेशंस वगैरह पढ़ते हो, द्विघात समीकरण, तो ये सब चीज़ें आपको बीजगणित संबंधित विषय पढ़ने हैं। और मैंने आपको शुरू में बताया कि कक्षा 10 तक की मैथ ही आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आती है। तीसरा है समुच्चय सिद्धांत, चौथा रेखा गणित, ठीक है, ये गणित संबंधित विषय हो गए। फिर 5वां हो गया सांख्यिकी। तो ये विषय हो गए आपको, इसको आप एक बार देख लीजिएगा क्या क्या है। मैंने पहले भी बताया कि नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है इसमें, CSAT इसको नॉर्मली बोलते हैं। आप PYQ देखोगे, और जहाँ नहीं समझ में आता आप कमेंट कीजिए कि सर ये PYQ मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं इसको CSAT को अलग से एक वीडियो पे बेहतर तरीके से समझा दूंगा कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। और आपको अगर देखना हो तो हमारा एक प्रोग्राम चला था UPSC के लिए, क्योंकि UPSC और UPPCS का अगर इंग्लिश हटा दें तो लगभग CSAT सेम है, ठीक है। तो UPSC के लिए हमने प्रोग्राम चलाया था प्री से पहले 65 दिन का, आप देखिएगा। तो उसमें हम लोग जो है डे बाई डे बता रहे थे कि कौन कौन से गणित संबंधित टॉपिक्स हैं। तो वहाँ अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो जनरल इंग्लिश में क्या पढ़ना है आपको, कॉम्प्रेंशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच यानी नाउन प्रोनाउन वगैरह, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म करना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पंचुएशन एंड स्पेलिंग, मतलब आपकी स्पेलिंग वगैरह संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, वर्ड एवं मीनिंग, वर्ड एंड मीनिंग, वोकेबलरी एंड यूजेज, इडियम एंड फ्रेजेज, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये इंग्लिश संबंधित है, 20 क्वेश्चन आते हैं। अब यहीं केवल ये 20 प्रश्न है। अगर कोई विद्यार्थी या कोई अभ्यर्थी जो है इंग्लिश में कमज़ोर है तो वो 20 प्रश्न ना करे, कोई अन्य जितने हैं, समान हिंदी कर ले अच्छे से, गणित अच्छे से कर ले, तो ये लगभग 60 प्रश्न सही कर लेगा तो आराम से CSAT क्वालिफाई हो जाएगा। इंग्लिश छोड़ भी सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश केवल प्री में आती है, वो भी CSAT में। और समान हिंदी में क्या पढ़ना है आपको, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम और तद्भव, देशज, विदेशी शब्द भंडार वगैरह, विवर्तनी यानी आपकी अशुद्धियाँ वगैरह, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ, ध्यान रखना उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ आपको पता होनी चाहिए। तो CSAT में समान हिंदी के भी समान हिंदी का भी प्रश्न आता है, ठीक है। तो मैंने आपको CSAT बता दिया और GS के सारे सब्जेक्ट बता दिए। तो ये जो है मेन फोकस यहाँ करना है आपको GS वाले में, यहीं पे आपकी कट ऑफ डिसाइड भी होगी और इसी पे फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पाठ्यक्रम। और कोई भी समस्या हो तो मुझे आप कमेंट कीजिए और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमारे अशोका IAS जो मेन चैनल है, अशोका IAS, उसमें जाएंगे तो आपको जो है वहाँ पे ईमेल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमें कमेंट पे जवाब दीजिए अपने, और सभी अभ्यर्थियों के उत्तर तुरंत मिलते हैं हमें कमेंट में, ठीक है। तो आज इतने ही रखते हैं दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।